नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 8 पाठ 7 मत बांधो। इस कविता की व्याख्या कठिन शब्दार्थ पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, मेरी समझ से। यहाँ दिया हुआ है पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने आपको एक स्टार बनाना है। जो भी आपको करेक्ट उत्तर लगे उसके सामने आपको स्टार बनाना है और प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप इसमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? अपने सपने मात्र कल्पनाएं हैं, सपनों को भूल जाना चाहिए, सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, सपने देखना अच्छी बात है। तो कविता में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले कविता एक बार पढ़ें। कविता का भावार्थ और कविता आपको समझ में आ गई तो आंसर आप बहुत आराम से कर पाएंगे। इसलिए कविता को पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से कविता को पढ़ सकते हो। तो इसके दोनों ही उत्तर सही हैं। कविता में हमने पढ़ा था कि सपनों के लिए जो है उनको बांधना नहीं है, स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, और दूसरा सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि सपने अगर हम देखेंगे तभी हमारी जो एक कह सकते हैं कि हमारा जो है जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। सपने देखेंगे तभी आप वो चीज़ पूरा कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात है? मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है? प्रेम की नहीं, शिक्षा नहीं, सपनों की बात कही गई है, अंधकार की भी नहीं है। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा? सपनों के लिए। अगला प्रश्न है, इन सपनों के पंख न काटो पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं, सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न हमारा जो है इसमें देखेंगे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सपनों में कुछ नया होता है। जैसे आप देख रहे हो, हमने कविता में पढ़ा था कि जो कुछ भी आज हमें नया दिख रहा है या लोगों ने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है वो सपनों के दम पर। कभी उन्होंने कल्पना की, सपने में सोचा कि मैं ऐसा बनूं। ये कौन सा सपने की बात कर रहे हैं? जो रात में सोते वक्त देखते हैं उन सपनों की बात नहीं हो रही है। जो दिन में हम सपने देखते हैं, कुछ बनने के सपने देखते हैं, उसकी बात हो रही है। फिर बोल रहे हैं अपने सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, कि आप जो सोचते रहे, जो बनना चाहते हो वहाँ ऊंचाइयों तक वो लेके जाते हैं। और क्या बताया गया कि सपने जिस प्रकार पंखों में उड़ान होती है वैसे ही सपने में भी भ्रमण करने की, यानी कि वह भी आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। पंक्ति में स्वर्ग से क्या समझते हैं आप? तो पहला, जहाँ किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना हो, तो ऐसा तो कहीं कोई बात नहीं की गई। जहाँ अतुलनीय धन संपत्ति हो, ऐसा भी कहीं नहीं बात हुई थी कविता में। जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भावना हो, और जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। तो क्या बताया गया था कि ना तो हमें किसी के सपनों को बांधना है और ना ही और किसी के सपनों को रोकना है। जब दोनों ही प्रकार से सहयोग मिलेगा, परस्पर सहयोग, ना आप दूसरों के सपने बांधे ना कोई आपके सपनों को बांधे, अर्थात उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो ये कब हो पाएगा? जब परस्पर सहयोग मिलेगा, सद्भावना का भाव होगा। दूसरा क्या है? जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं। कहने का मतलब क्या? अपनी इच्छाएं ना थोपें, उसके संवेदनाओं का जो है मान रखें, उसकी कल्पनाओं का मान रखें, और इस तरीके से ये जो बनाया था स्वर्ग बनाने का कोई शिल्प, इस प्रकार से हम ये शिल्प जो है उसका अर्थ आएगा स्वर्ग का यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या होता है? वह बहुत तेजी से उड़ सकता है? नहीं। वह और गहरा हो सकता है, उसकी उड़ान रुक सकती है, वह बढ़कर पौधा बन सकता है। तो बताइए जरा कविता में क्या पढ़ा था कि अगर बीज जो है धूल में भी गिर जाए तो हो सकता है कि वह भी कभी क्या हो जाए, उगकर एक बड़ा सा पौधा बन सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हैं। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। तो दो तरीके से, या तो आप क्वेश्चन के हर एक प्रश्न के लिए आप क्यों लिखें, या फिर एक साथ इस तरीके से कि हमने अपने दोस्तों के साथ चर्चा की और पाया कि हमने जो उत्तर चुने हैं वे इन कारणों से चुने हैं। जैसे कविता सपनों की स्वतंत्रता और उनकी उड़ान को बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमती है। कविता में सपनों को पंख से जोड़ा गया है, जो पंख हैं चिड़िया के, पक्षी के, उन पंखों से जोड़ा गया है जो प्रेरणा और ऊंचाइयों के प्रतीक हैं। यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी प्रतीक में। आगे क्या बताया गया है कि सपनों की सहायता से उड़ान भरी जा सकती है, इस वजह से भी सपनों को पंखों से जोड़ा गया है। स्वर्ग का अर्थ होता है जहाँ हर कोई सुख का अनुभव करे, जहाँ सभी एक दूसरे का सहयोग करें। कविता से भी हमें स्वर्ग का यही अर्थ समझ में आया है। और बीज का उदाहरण सपनों की संभावनाओं को दर्शाता है, क्योंकि सपनों की उड़ान किसी के भी सपने साकार हो सकते हैं और किसी को असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे देखेंगे, पंक्तियों पर चर्चा।
कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपने इनका क्या अर्थ समझा है और अपने विचार समूह में साझा कीजिए, यानी कि कक्षा में अपने बाकी सहपाठियों के साथ इसे समझिए। जैसे यहाँ दिया है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। देखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए, इस पंक्ति का मतलब है कि खुशबू हवा में उड़ जाती है और वापस नहीं आती है। बीज अगर मिट्टी में गिर जाता है तो वह बड़ा पेड़ बन सकता है, यानी कुछ चीज़ें अपनी जगह पर रहकर ही सही काम कर पाती हैं। सपनों को भी अपनी जगह और आज़ादी चाहिए ताकि वे सफल हो सकें। आगे देखिए, मुक्त गगन में विचरण कर यह, तारों में फिर मिल जाएंगे, मेघों से रंग और किरण से दीप्त धूल भू पर आएगा। इसका अर्थ क्या है कि इस पंक्ति का मतलब है कि सपने खुले आकाश में उड़ते हैं, बादलों और तारों के बीच घूमते हैं। वे बादलों के रंग और सूरज की किरणों से चमक लेकर फिर धरती पर लौटते हैं, यानी सपने हमें नई ऊंचाइयों और सुंदरता देते हैं जो हमारे जीवन को रोशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम जो हमारे सपने हैं उन्हें खुले आकाश में, जिस प्रकार से पक्षियों को कभी हमें बांधना नहीं चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से सपनों को सीमाओं में नहीं बांधना है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, मिलकर मिलान करें। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं स्तंभ 1 में। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भ से मिलाइए। पहला दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें, सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। तो इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा हुआ था पहले ही कविता में कि किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता है। वैसे अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगला है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सपनों में ऊपर उठने आरोहण और नीचे आने अवरोहण दोनों की विशेषता होती हैं। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकल कर सच्चाई बनता है। यानी कि जब आपने मानसिक रूप से उसे सोचा तो वो क्या कर रहे हो, अपने मस्तिष्क में आपसे सोच रहे हो, उसे पूरा करने के लिए व्यवहार में उतारना पड़ेगा। आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे कि जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। अगला प्रश्न है इसी का, इस अवरोहण को मत रोको, इस आरोहण को मत रोको। इसका क्या मतलब है कि सपनों में उठने आरोहण और उनके व्यवहार में वापस आने अवरोहण में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार बनाने की कुंजी है। जब तक आप लोगों को बांधते रहोगे, सपनों को बांधते रहोगे, तब तक वह कुछ नया नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, नव तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इसका मतलब है सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांध कर मत रखो, उन्हें उड़ने दो। आगे है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। इसका है अर्थ, रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो इस तरीके लिए सपनों का महत्व क्या है वो इस कविता से हमने सीखा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, कविता को पुनः एक बार पढ़ के पता लगाइए और लिखिए, कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए दिए गए हैं। तो अर्थ देखेंगे क्या है, कवयित्री महादेवी वर्मा जी का यह संबोधन व्यापक रूप से पूरे समाज के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति किसी भी रूप में सपनों की उड़ान को रोकता है या बाधित करता है। यह एक सामान्य आग्रह है कि सपनों को स्वतंत्र रूप से पनपने और साकार होने का अवसर मिलना चाहिए। इसी प्रकार जैसे उनके खुद के लिए कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा जी के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं। वह एक चित्रकार भी थी, कवित्री के साथ साथ। जब वो हॉस्टल में पढ़ा करती थी अपने बचपन में, तब उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की थी और सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी जो सीनियर थी, उनसे उन्हें सपोर्ट मिला और इस तरीके से उन्होंने अपनी कविता की जो गति है उसको और आगे बढ़ाया और एक हिंदी साहित्य को अमूल धरोहर के रूप में उन्होंने साहित्य दिया है। अगला प्रश्न है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई है। क्यों कही गई बताइए जरा। कविता में सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि सपने मनुष्य की कल्पना, आशा और प्रगति का आधार होते हैं। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, यही तो सपना है, ये सोने वाला सपना नहीं है। यदि सपनों को किसी सीमा या बंधन में बांध दिया जाए तो व्यक्ति के विचार और उसकी उड़ान रुक जाएगी। सपनों की स्वतंत्र गति ही नए विचार, सृजन और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए कवि ने कहा है कि सपनों को मत बांधो, बंधन में मत बांधो, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो ताकि वह जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए।
सपनों के बारे में बहुत ही सुंदर एक लाइन है कि सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद आने ही नहीं देते हैं। तो सपने के माध्यम से ही आप कह सकते हो कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि आप ये बनना चाहते हो, आप इस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, तभी हम उनको पूरा करने के लिए अपने व्यवहार में उस आचरण को अपनाते हैं। आगे देखिए, कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? ये तो कुछ कवित्री ने दी हैं विशेषताएं, आप कौन कौन सी विशेषताएं देना चाहेंगे सपनों के लिए? तो सपने ऊंचाइयों को मापने का एक सामर्थ्य रखते हैं कि आप जो सपना देखना, आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हो, आपका ये सपना है तो आप इसे भी पूरा कर लोगे। सपने प्रेरणा देते हैं, हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। सपने रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, कुछ क्रिएटिव हमेशा कुछ न कुछ नया में करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। सपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आधार होते हैं। व्यक्ति अपना विकास करता है और जब व्यक्ति का विकास होता है तो समाज का विकास स्वतः ही हो जाता है। अपने सीमाओं से परे सोचने की शक्ति देता है। व्यक्ति कभी सोच भी नहीं पाता कि मैं ये कर पाऊंगा, बस सोचता है और धीरे धीरे वह किस तरीके से उस चीज को पा लेता है। उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं अर्जुमा सिन्हा को, कि एक पैर उनका आर्टिफिशियल है, एक में रॉड पड़ी, उसके बावजूद भी विश्व के इतने डिफिकल्ट जो जितने भी ऊंचाई वाले पीक हैं, माउंट एवरेस्ट को जोड़ और भी सारे के सारे उन्होंने चढ़ लिए। तो ये आपकी कल्पनाओं में जो शक्ति भरने का काम करते हैं वो कौन है? सपने ही हैं, जो आपको खुद भी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर इतनी असीमित क्षमताएं हैं। अगला प्रश्न दिया है, कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात कही गई है। उदाहरण देकर बताइए कि आपने आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा है। देखेंगे उत्तर इसका। कविता में आरोहण ऊपर उठना, अवरोहण नीचे गिरना, दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि सपनों में उतार चढ़ाव ही उन्हें सच्चा बनाते हैं। कभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कभी हम डाउन होते हैं। आरोहण से मतलब है कि ऊंचाइयों की ओर जाना और अवरोहण से नीचे आकर वास्तविकता से जुड़ना। इन्हें सार्थक होते कब देखा है? मैंने एक दोस्त को देखा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसने मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल लिया। यह आरोहण था जहां उसका सपना ऊंचा उठा और उसे प्रेरणा मिली। इससे उसकी जिंदगी में नई उम्मीद आई। अवरोहण कब है? वही दोस्त पढ़ाई के दौरान असफलताओं से गुजरा, जैसे परीक्षा में कम नंबर आना, लेकिन वह नीचे आकर फिर से मेहनत करता है और सीखता है। इससे उसका सपना मजबूत हुआ और आज वह डॉक्टर है। तो इस तरीके से उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। अगर हम इस तरीके से असफलताओं से डर गए तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों से कोई उदाहरण दीजिए। तो देखेंगे इसका उत्तर। हाँ, मैं सहमत हूँ कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन सकते हैं। जब हम किसी लक्ष्य का सपना देखते हैं, किसी सपने को पूरा करने का जो एक उद्देश्य हम अपने मन में सोचते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं तो वह सपना सच हो जाता है। सपने हमें प्रेरणा देते हैं और कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे एक सहपाठी का सपना था कि वह खेल कूद में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करे। उसने नियमित अभ्यास किया और मेहनत के बल पर जिला स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हुआ। इस प्रकार उसका सपना उसकी आंखों से उतरकर वास्तविकता में बदल गया। कविता का शीर्षक मत बांधो। यदि आपको इस कविता को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह क्यों चुना या क्या सोचा, यह भी आपको बताना है। यदि मुझे इस कविता का कोई और नाम देना हो तो मैं इसका नाम सपनों की उड़ान रखूंगा या रखूंगी। मैंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि कविता का मुख्य संदेश यही है, सपनों को किसी बंधन या सीमा में मत बांधो। सपनों की उड़ान की गति या सपनों की उड़ान ही व्यक्ति को आगे बढ़ने, सृजन करने और ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देती है। इसलिए सपनों की उड़ान शीर्षक कविता की भाव भूमि को सबसे अच्छे ढंग से प्रकट करता है। तो इस तरीके से आप भी कोई और नाम सोच सकते हैं, अन्यथा आप यह भी लिख सकते हो। मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहोगे, क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कार्ड भी बताना है। तो बताइए, आप एक दुनिया ऐसी चाहते हो, उसमें अपने अकॉर्डिंग आप सामान रखना चाहते हो, दुनिया चाहते हो, रखना चाहूँगा, यानी कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहूँगा। मैं अपने संसार में पेड़ पौधे, साफ हवा, स्कूल, अस्पताल, दोस्तों को रखूँगा। कारण यह है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, साफ हवा हमें स्वस्थ रखेंगे, स्कूल से पढ़ाई होगी, अस्पताल में बीमार लोग ठीक होते हैं और दोस्तों से खुशी मिलती है। ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। आप अगर आपकी कुछ और कल्पनाएं हैं आप उनको लिख सकते हो। क्या क्या नहीं रखना चाहोगे? मैं प्रदूषण, लड़ाई झगड़ा, गरीबी को नहीं रखूंगा। कारण यह है कि प्रदूषण से बीमारियां होंगी, लड़ाई से दुख मिलेगा और गरीब लोग जो होते हैं वो परेशान रहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा संसार खुशहाल रहे, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है। आप
अगर आप किसी एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो, आप वो भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात कही गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहोगे? उनसे आपका जीवन कैसा सुंदर बनेगा? अनुमान करके बताइए। देखिए, कौन सी कला? मैं चित्रकला सीखना चाहूँगा, या आप जो भी सीखना चाहते हो, आप डांस सीखना चाहते हो, सिंगिंग सीखना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, चित्रकला सीखना चाहते हो, या कुछ और भी। कैसे? चित्रकला में अपनी भावना और सपने रंगों में दिखा सकूं। जब मैं सुंदर चित्र बनाऊं तो मेरी खुशी बढ़ेगी और लोग मेरी तारीफ करेंगे। इससे मेरा मन शांत और जीवन रंगीन होगा। मैं सोचता हूं कि यह मुझे नई सोच और दोस्तों से प्यार भी देगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है? यदि आपके पास आप अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? अगर मुझे बीते हुए समय में लौटने का मौका मिले तो मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, गलतियों को कम करूंगा। मैं अपने माता पिता से ज़्यादा बात करूंगा ताकि उन्हें दुख ना हो। मैं खेल कूद में भी समय बिताऊंगा ताकि स्वस्थ रहूं। आपकी जीवन की कोई जो आप समय रहते नहीं कर पाए, अगर आप उसे भी लिखना चाहते हो तो उसे भी लिख सकते हो कि वापस जाके मैं वो काम पूरा करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई में मेहनत और मेरा भविष्य बेहतर होगा। माता पिता से प्यार, रिश्ते अच्छे होंगे, खेल से सेहत बनेगी। इससे मेरा जीवन पहले से खुशहाल होगा। अगला प्रश्न है, बीज धूल में गिर जाता जो वह नभ में कब उड़ पाता है? यदि सपने बीज की तरह हों तो उन्हें उगने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? संकेत, धूप, मेहनत, पानी अर्थात लगन आदि। ठीक है, तो देखेंगे, अगर सपने बीज की तरह हैं तो उन्हें उगने के लिए मेहनत, धूप, लगन, पानी यानी कि धैर्य, हवा, सही मार्गदर्शन, मिट्टी की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि मेहनत से सपने पूरे होते हैं, लगन से हम लगातार कोशिश करते हैं, धैर्य से मुश्किलों को सहते हैं और मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। जैसे बीज इनसे पेड़ बनता है वैसे ही सपने हकीकत बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों को स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों और विचारों से क्या होता होगा? बुरे सपने या विचारों से कैसे बचा जा सकता है? देखेंगे इसका उत्तर, बुरे सपनों या विचारों से नरक जैसी स्थिति बन सकती है। इससे लड़ाई, झगड़ा, दुख, गलत काम बढ़ते हैं। जैसे अच्छे सपने हमें प्रेरणा देते हैं वैसे बुरे सपने हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं। बचने का तरीका क्या बताया गया है? बुरे सपनों से बचने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे दोस्तों का साथ करना चाहिए, अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना और खेलना चाहिए। इससे हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे और बुरे विचारों से दूर रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी? देखिए, दुनिया कैसी होगी? अगर हर किसी को सपने देखने और पूरा करने की आज़ादी मिले तो दुनिया बहुत खुशहाल और रंगीन होगी। लेकिन वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर बनने और नई चीज़ें बनाएंगे, कोई दुख या गरीबी नहीं होगी, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप भी कैसी दुनिया बनाना चाहोगे वो आप लिख सकते हो। महत्वपूर्ण बातें क्या है? उस दुनिया में मेहनत, प्यार, सहयोग और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। मेहनत से सपने पूरे होंगे, प्यार से रिश्ते मजबूत होंगे, सहयोग से सबकी मदद होगी और शिक्षा से नई सोच आएगी। देखेंगे, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से यह सुझाव, आदेश, प्रार्थना या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है? देखेंगे इसका उत्तर हम लोग, यह क्या है? मेरे विचार से यह सुझाव है और थोड़ा सा आदेश, दोनों है। थोड़ा सुझाव लग रहा है, थोड़ा हमें आदेश लग रहा है कि मैं ऑर्डर दिया जा रहा है। कवयित्री हमें सलाह दे रही हैं कि सपनों को आज़ाद रखें, लेकिन बांधो मत, न काटो। शब्दों से यह भी लगता है कि इसे गंभीरता से मानना चाहिए। यह हमें आदेश दे रही है। किससे कही जा रही है? यह बात हम लोगों से कही जा रही है, माता पिता, शिक्षक, दोस्त और खुद से भी। इसका मतलब है कि हमें अपने और दूसरों के सपनों को रोकने से बचना चाहिए ताकि हर कोई अपने सपनों को उड़ान दे सके या उड़ान भर सके। कविता की रचना, सौरभ उड़ जाता है नभ में, बीज धूल में गिर जाता जो अग्नि सदा धरती पर जलती। इन पंक्तियों की जो हमें कविता हमने पढ़ी है, इसके बारे में हमें एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है हमारा? कि अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए
अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में कौन कौन सी विशेषताओं को आपने पढ़ा है, उन विशेषताओं की एक सूची बनाना है आपको और उनको फिर अपने क्लास में आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है कि महादेवी वर्मा जी की इस कविता में प्रकृति के प्रतीकों कौन कौन से हैं? सौरभ, बीज, अग्नि, धुआं। सौरभ आपको बताया था, एक बार लिख के बताइए जरा, हमने पिछली वीडियो में भी और कविता की व्याख्या के समय बताया था सौरभ का अर्थ क्या है। का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में प्रतीकों और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग स्वप्नों को जीवंत बनाया गया है। मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है, इसको देख लीजिए कि जब हम प्रकृति को यानी कि नेचर को मनुष्य के जैसा उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं कि मानो पेड़ जो है खिल रहा हो, हंस रहा हो, है ना, इस तरीके की जैसे हम मनुष्य की क्रियाएं होती हैं वैसी क्रियाएं जब हम प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं तो मानवीकरण अलंकार होता है। विरोधाभासी एवं संबोधन शैली का भी अच्छा प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक शैली से भावों की गहराई दिखाई गई है। मुख्य रूप से यह कविता सपनों की स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। बहुत ही सुंदर कविता है। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो एक बार कविता का भावार्थ आप जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं समाहित हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। अभी हमें प्रश्न पूछा गया था कि आप विशेषताओं को छांटिए। अब यहाँ पर एक तरफ तो कविता है और एक तरफ कविता की विशेषताएं, उनके साथ उनको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसमें किया है? यहाँ पर किया है। कहाँ है? आरोहण और अवरोहण। आरोहण मतलब ऊपर उठना और अवरोहण मतलब नीचे गिरना। ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। किसमें? इन सपनों के पंख न काटो। ठीक है, इन सपनों की गति न रोको। इस तरीके से पंक्तियां हैं हमारी कविता में। समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, दीप्त लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने के लिए का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से दो शब्द हैं? एक तो आपका भू है और दूसरा भूमि है। तो दोनों ही क्या है? ये आपके पर्यायवाची है, समानार्थी है, सिनोनिम है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहाँ पूछा गया? ये देखिए, वह नभ में कब उड़ पाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। आगे देखिए, संबोधन का प्रयोग किया गया है। तो संबोधन का प्रयोग है, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो यहाँ आपको संबोधन चिन्ह दिख रहा है। अगला है, सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था मानवीकरण अलंकार की तरह। जैसे स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि विशेषता, देखो यहाँ पर भी संबोधन चिन्ह है तो एक पंक्ति में एक से अधिक विशेषता हो सकती है। तो यहाँ पर जब स्वर्ग बनाने जैसा किसके लिए बताया? सपनों के लिए। कोई व्यक्ति काम करता है, सपने तो काल्पनिक होते हैं पर उनको मनुष्य के जैसा प्रयोग किया गया, तो ये भी क्या है? एक तरीके से मानवीकरण कह सकते हो, चित्रात्मक कह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, शब्दों की बात। इस आरोहण को मत रोको, इस अवरोहण को मत बांधो। उपरित पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आरोहण, यहाँ क्या पूछा? आरोहण। आरोहण दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। कौन कौन से? आरोहण और अवरोहण। ठीक है, एक दूसरे के क्या? विलोम शब्द हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाना या चढ़ना आरोहण कहलाता है और ऊपर से नीचे की ओर आना उतरना क्या कहलाता है? अवरोहण कहलाता है। ठीक है, कोई चीज़ जैसे पीक पे जा रही, ऊपर जा रही तो क्या कहलाएगी? आरोहण। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। क्या बताया गया? पर्वतारोहियों के 20 दिन तक पर्वत पर, पर्वतारोहियों ने, यहाँ पे क्या होता है? पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर क्या किया? आरोहण आएगा, क्योंकि पर्वत क्या होता है? एक चोटी होती है, इस पर क्या करेंगे हम? ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आरोहण। नदियाँ विशाल पर्वतों से, अब पर्वतों से नदियाँ कहाँ बहती हैं? अवरोहण होता है, नीचे की तरफ आती हैं। अंक गणित में बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या, ये क्या होता है? असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते हो आप लोग। असेंडिंग मतलब आरोहण और डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर। देखेंगे इसके उत्तर। देखिए, पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर क्या किया? आरोहण किया। नदियां पर्वतों से अवरोहण करके सागर में मिलती हैं और अंक गणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या कहलाएगा? अवरोहण कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ आना, ऊपर की तरफ जाना, आरोहण। अपने वाक्य, मैंने पहाड़ पर आरोहण किया, क्योंकि पहाड़ कैसा होता है? ऊंचा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सूरज की किरणें आकाश से अवरोहण करती हैं। ठीक है, तो वो पूरी तरह फैलती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, इसलिए। दोस्तों ने सीढ़ियों से आरोहण किया, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ना। ये सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पर आप क्या करोगे? ऊपर की तरफ चढ़ोगे, इसलिए ये आरोहण कहलाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह नभ में कब उड़ पाता है,
धूम गगन में मंडराता है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं अंडरलाइन, एक है नभ और दूसरा है गगन। तो दोनों ही दूसरे के क्या हैं? समान अर्थ हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियों की रचना कीजिए और देखिए कि पंक्तियों में लय बनाए रखने के लिए और इन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। देखेंगे, नभ का समानार्थी शब्द आकाश है और गगन का समानार्थी शब्द व्योम है। इन शब्दों का प्रयोग करके कविता में लय और ध्वनि बनाए रखने के लिए किया जाता है। शब्दों की लंबाई और ध्वनि पर ध्यान देकर परिवर्तन किया जाता है ताकि कविता की लय बहुत अच्छी बनी रहे। उदाहरण के तौर पर वह आकाश में कब उड़ पाता है और धूम व्योम में मंडराता है, पंक्ति इसी बीच को दर्शाती है। तो यहाँ पर कवि जो है कविता को लय रखने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें कब कौन से शब्द को डालना है, क्योंकि शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव होता है उसके बोलने पर। उसी हिसाब से वो अपने शब्दों को प्रयोग करता है कविता में। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए दिया गया है। प्रश्न है, कविता में मत शब्द के साथ बांधो काटो क्रियाएं लगाएंगे। बांधना और काटना क्या क्रिया? आप मत के साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगाओगे? लिखिए संकेत मत डरो। ये क्या है? नकारात्मक है, जैसे कि फूल मत तोड़ो। एक प्रकार का आप उसमें आदेश भी दे रहे हैं और साथ साथ उसमें नकारात्मक भी है। मत का अर्थ यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये क्या मतलब है यहाँ पर देखिए जरा, जैसे यहाँ दिया है मत की क्रिया लगाई जाती है, यानी कि ये कौन से वाक्य कहलाएंगे? नकारात्मक हो जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। मत डरो यानी कि डरना नहीं है। मत डराओ, मत रुको, थमो, मत बोलो, मत रोको, मत भूलो, मत समझो, मत छोड़ो, मत झुको। इस तरीके से ये नकारात्मक आदेश या सतर्कता यानी कि जागरूकता भाव व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, आपकी भाषा में बांधने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य भी बनाइए। जैसे संकेत में जोड़ना, क्रियाएं बांधना, जोड़ना, रस्सी से बांधना, कसना, टाई करना। हमने अपने समूह में चर्चा की शब्द चुने, कौन कौन से देखेंगे जरा। मैंने गाय को रस्सी से बांधा ताकि वह न भागे। अगला क्या है सेंटेंस देखेंगे, उसने 2 डोरियां जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। पेड़ की डाल को कसकर बांधा ताकि वह टूटे नहीं। मेरे भाई ने अपनी जूतों की डोर टाई की। हमने तंबू को पत्थरों से बांधा ताकि हवा उसे उड़ा न ले जाए। इस तरीके से आप भी कुछ और वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, मत शब्द उलट कर लिखने से शब्द बनता है तम, जिसका अर्थ है अंधेरा। कविता में कुछ ऐसे शब्द और शब्द छांटिए जिन्हें उलट कर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं। जैसे कविता में उलट कर लिख देने वाले शब्द कम, उदाहरण के लिए मत, उलट, ठीक है, उसको उलट दिया तो क्या बन गया? तम मीन्स अंधेरा। अन्य शब्द जैसे धरती, नभ, पंख, सौरभ को उलटने पर अर्थ नहीं बनता है। हिंदी में ऐसे शब्द कम होते हैं, जैसे राम का उल्टा मार होता है, लेकिन कविता में यह दृष्टांत नहीं मिलता। इसलिए मत और तम ही एकमात्र उपयुक्त उदाहरण है। आप देखिए आगे, काल परिवर्तन, ये हमारा एक व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। काल का मतलब क्या होता है? टेंस, ठीक है, जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। सौरभ उड़ जाता है नभ में। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। इस पंक्ति में क्रिया जाता है से पता चलता है कि वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल, भविष्य काल में लिखें तो ये निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी। भूतकाल में सौरभ उड़ गया है नभ में, भविष्य सौरभ उड़ जाएगा नभ में। तो हमें पता है ना कि ता, यहाँ पे देखिए ता, ती और ते, ये क्या हो जाते हैं? वर्तमान काल। था, थी और थे। इसी प्रकार से गा, गी और गे, ये क्या हो जाएंगे आपके? भविष्य काल। ये सामान्य तौर पर हम ये पहचान करते हैं। कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसी अनेक पंक्तियां आई हैं। उन पंक्तियों को कविता में से ढूंढकर आपको भूतकाल और भविष्य काल में लिखना है। देखेंगे, चलिए, तो यहाँ पर है, हमने कविता में मत बांधो को ध्यान से पढ़ा। कौन सी कविता है? कविता हमने पढ़ी मत बांधो को ध्यान से पढ़ा। वर्तमान काल में लिखी गई पंक्तियों को ढूंढा। इन पंक्तियों को भूतकाल और भविष्य काल में बदला है। नीचे दी गई हैं, देखिए। वर्तमान काल में सौरभ उड़ जाता है नभ में, सौरभ उड़ गया है नभ में, सौरभ उड़ जाएगा नभ में। इसी प्रकार से अगला देखिए, बीज धूल में गिर जाता जो, बीज धूल में गिर गया जो, ठीक है। इसी प्रकार से बीज धूल में गिर जाएगा जो। आगे, अग्नि सदा धरती पर जलती। तो यहाँ पर अग्नि सदा धरती पर जली, जली, एक चीज देखेंगे, आ, ई और ए, ये जब भी आपके मुख्य क्रिया के साथ रहते हैं तो ये पास्ट होते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। आया, आई, आए, जली, जले, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट। अग्नि सदा धरती पर जलेगी, तो गा गी से क्या हो जाएगा आपका? ये
भविष्य, गा, गी, गे, अगर ये मुख्य क्रिया के साथ को देखते हैं। धूम गगन में मडराता है, तातीते आ गया, मडराया है, तो ये आपका सामान्य भूतकाल, इसमें भूतकाल के कई 6 भेद होते हैं। अगर आपको ये काल पढ़ना है तो आप नीचे इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि मैं मुझे काल पढ़ना है, तो मैं आपको ये पूरा का पूरा काल जो है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आगे बता दूंगी। धूम गगन में मडराता है, तो ये भी आपका गागे आ जाएगा। धूम गगन में मडराएगा, मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा, मिल गया, इस तरीके से आप और सेंटेंस को देखेंगे। अगला है शब्दकोश। शब्दकोश का क्या मतलब है? स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। शब्दकोश के अनुसार शिल्प शब्द के निम्नलिखित अर्थ है: हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम, दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। कला संबंधी व्यवस्था, दक्षता, कौशल, निर्माण, सृजन, सृष्टि करना, आकार, आवृत्ति, अनुष्ठान, क्रिया, धार्मिक कृत्य, ये सभी किसके अर्थ है? ये है शिल्प के अर्थ है। ठीक है, इतने सारे डिक्शनरी में। शब्दकोश का मतलब क्या? डिक्शनरी। अब शब्दकोश से शिल्प शब्द से जुड़े निम्नलिखित शब्दों की अर्थ खोज कर लिखिए, जैसे शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पक और शिल्पकारी, शिल्पकला, शिल्प कौशल। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो। शिल्प विद्या, शिल्पशाला या शिल्पालय। ठीक है, शिल्प प्लस आलय, जैसे देखेंगे शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पक और शिल्पकारी, वे व्यक्ति जो हाथ से काम या कारीगरी का काम करते हैं। कला में निपुण शिल्पी या शिल्पकार कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शिल्प कला का वह रूप जिसमें हाथ से वस्तुएं बनाना, तैयार करना शामिल है, जैसे मिट्टी, लकड़ी, धातु, इनसे जो भी हाथ से बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? शिल्पकला कहलाती है। शिल्प कौशल क्या होते हैं? किसी कला या हस्तकला को करने की दक्षता, कारीगरी की कला, वो क्या कहलाती है? शिल्प कौशल। शिल्प गृह या शिल्प गेह, वह स्थान जहाँ शिल्पकारी या कला प्रशिक्षण दिया जाता है, वही क्या कहलाएगा? शिल्प गृह। आगे शिल्प विद्या, वह ज्ञान या विज्ञान जो कला, कारीगरी या हस्तशिल्प से संबंधित हो। शिल्पशाला या शिल्पालय, कार्यशाला जहाँ शिल्प का प्रशिक्षण या निर्माण होता हो। ये शब्द शिल्प से जुड़े हुए हैं और विभिन्न रूपों में कारीगरी, कला और निर्माण से संबंधित हैं। आगे देखिए, कविता में गति न बांधने की बात कही गई है। आप बांधने का प्रयोग किन किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, बताइए। संकेत, गांठ बांधना। बांधने का प्रयोग कई स्थितियों में वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे रस्सी से सामान बांधना, गांठ बांधना, बाल बांधना, गठरी बांधना, जूते के फीते बांधना, पुस्तक में धागा बांधना, जानवरों को बांधना। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जुड़े हैं। चीज़ों को स्थिर, सुरक्षित और जोड़ना होता है। अगला है स्वर्ग शब्द से आशय सुखद स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद, सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? सूची बनाइए और घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए। घर, आस पास, पड़ोस और विद्यालय को सुखद बनाने के प्रयास। ठीक है, तो देखेंगे घर की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना, सभी लोगों से प्रेम, आदर, सहयोग से व्यवहार करना, पौधे लगाना और प्रकृति का ध्यान रखना। इस तरीके से आप भी सेंटेंस कुछ बनाइए कि आप किस तरीके से जहाँ पे आप रह रहे हो उस स्थान को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हो। आप स्वर्ग में कौन कौन सी चीज़ों को चाहते हो, वो चीज़ें आप उसमें रखिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस के अलावा आप अपने हिसाब से स्वर्ग कैसा बनाना चाहते हो वो लिख सकते हो और यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो या यही लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। कविता में सपनों की बात की गई है। आपका कौन सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है, उसके विषय में बताइए। जैसे मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अगर यह सपना सच होता है तो मैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा या करूंगी। मैं गांव में मेडिकल कैंप लगाऊंगा जहां लोगों को मुफ्त दवाइयां और स्वास्थ्य की जांच की सुविधा मिलेगी। इससे कई लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशी मिलेगी। ये मेरा सपना है। आप क्या इस तरीके से और भी कोई सपना है आपका इस समय इस समाज को कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है चर्चा परिचर्चा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंख में आता है। किसी एक के द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का सपना भी बन जाता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का सपना सभी भारतीयों का सपना बन गया। साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अपने अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहोगे।
मतलब एक ऐसा विजन देखना, एक ऐसा सपना देखना कि उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग जुड़ जाएं। ऐसा कोई सपना, वो ऐसा सपना हो सकता है जो आपके समाज को, आपके देश को, आपकी ये नई पीढ़ी को एक आगे लेके जाए। ऐसा सपना, इसमें स्वार्थ का भाव ना हो, ऐसा सपना आप सोचिए। मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं दूसरों को साथ जोड़ना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत का सपना, क्योंकि ये अकेले बस की नहीं है। जब तक पूरा भारत इसमें एकजुट नहीं होगा, हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता। जहाँ सब मिलकर गांव शहर को साफ और हरा भरा बनाए। शिक्षा का सपना, क्योंकि हम पढ़ेंगे, जब हम एक पढ़ेगा व्यक्ति तभी वो उस देश का उद्धार हो सकता है। जहाँ हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले। गरीबी हटाओ का सपना, जहाँ कोई भूखा या बिना कपड़ों के ना रहे। इन सपनों के लिए मैं अपने दोस्तों, परिवार, समाज से मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। ये तीनों ही सपने ऐसे हैं कि आप जहाँ पर एक नहीं, पूरा देश इकट्ठा होगा तभी पूरा हो सकता है। स्वच्छ भारत का सपना, शिक्षा का सपना, ठीक है, और क्या है, गरीबी हटाने का सपना। इस तरीके के सपने। सृजन, विराम चिन्ह का फेरबदल। अब यहाँ व्याकरण से ये अभ्यास का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि विराम चिन्ह से किस तरीके से फेरबदल हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने यहाँ दे दिया है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक अल्प विराम, यानी कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि जो जिसे हम कॉमा बोलते हो, इस कॉमा की वजह से कितना चेंज आ जाता है हमारे अर्थ में, कितना भाव बदल जाते हैं कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखेंगे आगे। लेखन में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य या पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो में रोको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह यानी कि कॉमा का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है बिना रोके जाने दिया जाए। वहीं रोको मत जाने दो में रोको के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि जाने से रोका जाए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों के लिए रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, यानी कि आपको इस कॉमा के माध्यम से दो अर्थ निकलते हैं। इन दोनों का जो आगे एक्टिविटी दी गई है उसमें प्रयोग करना है और आपको बताना है कहाँ रोको मत जाने दो है या रोको मत जाने दो। इस तरीके से हमें ये चित्र के माध्यम से करना है। तो चलिए देखते हैं। तीनों चित्रों में से किसी स्थान पर रोको मत जाने दो और किस स्थान पर रोको मत जाने दो का प्रयोग होगा, नीचे उनके उचित स्थान पर लिखें और चित्रों को शाब्दिक भी, मतलब उनका जो अर्थ है वो भी बताइए। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल और लोग सड़क पार कर रहे हैं। इस स्थिति में अगर सिग्नल लाल है तो वाहन को रुकना है। तो यहाँ रोको मत जाने दो का प्रयोग होगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए वाहनों का रुकना अनिवार्य है। जैसा कि आप देखते हो कि रोड पे जब जाते हो, रेड लाइट हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि ये सुरक्षा के लिए सही है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, लोग सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ संदेश है रोको मत जाने दो। ठीक है, मतलब रोक लो, जाने मत दो। आगे है चेतावनी। दूसरा चित्र में देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, इस चित्र में व्यक्ति चेतावनी बोर्ड पढ़ रहा है जिस पर लिखा है यहाँ मत आएं, शेर है। इसका अर्थ है सुरक्षा के लिए आगे जाने की मनाही है। यहाँ अब आप बताओ, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, क्या होना चाहिए? रोको मत जाने दो सही होगा। बोर्ड पर शेर की चेतावनी है, यहाँ लोगों को रोकना जरूरी है, रोको मत जाने दो। ठीक है, सुरक्षा के लिए दोनों ही में हमने क्या देखा कि यहाँ पर यह अर्थ निकल रहा है रोक लिया जाए, जाने ना दिया जाए, क्योंकि दोनों ही सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, तीसरे चित्र में क्या दिखाया गया है, एक सैनिक अपनी छुट्टियां बिताकर अपने परिवार से विदा ले रहे हैं और ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार है। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थिति में रुको मत जाने दो। इसका क्या मतलब है कि भाई वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, जाना पड़ेगा सैनिक को। तो यहाँ पर यही अर्थ निकल रहा है कि इसका अर्थ है कि अब सैनिक को उसकी ड्यूटी के लिए जाने दिया जाना चाहिए, उसे रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब है भारत की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उसे अपनी ड्यूटी पर जाना ही पड़ेगा। माता पिता और बच्चा मतदान केंद्र पर, तो इसमें क्या होगा, यह चित्र मतदान केंद्र का है जहां मतदान का मतलब होता है वोटिंग। ठीक है, जहां वोट डालते हैं के लिए लोग खड़े हैं। यहाँ नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाना है, इसलिए रोको मत जाने दो, क्योंकि वोट डालना एक नागरिक का कर्तव्य है और उसे वोट डालना ही चाहिए। तो इसलिए रोको मत जाने दो। ये मतदान केंद्र है, माता पिता अपने बच्चे के साथ मतदान करने जा रहे हैं। यहाँ संदेश है रोको मत जाने दो। अगला देखिए, ट्रैफिक पुलिस एम्बुलेंस को रास्ता दे रही है। तो एम्बुलेंस के लिए क्या होता है भाई, रोको मत, उसे जाने दो, है ना। तो यहाँ पर तो क्योंकि एम्बुलेंस में कोई मरीज है इसलिए उसे तो किसी कंडीशन में नहीं रोकना चाहिए, रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोकना नहीं। बाकी गाड़ियों को तुम रोक लेते हैं रेड लाइट पे,
लेकिन एम्बुलेंस के लिए रेड लाइट पे भी रुकना नहीं होता है, क्योंकि उसे तुरंत तुरंत मरीज को लेकर अस्पताल में पहुंचना होता है, इसलिए। अगला है, एक बच्चा नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, रुको मत जाने दो, मतलब आपको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद सड़क को पार करना उपयुक्त रहेगा, जिससे सड़क पर गाड़ियां रुकें और वे सुरक्षित पार किया जा सके, सड़क को आराम से वो जा सकें। तो इस तरीके से आप 2-4 और भी ऐसे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो कि कहाँ पर इस अल्प विराम के प्रयोग से कौन सा अर्थ होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर कविता आगे बढ़ाएं। मान लीजिए कविता आपको बोला गया कि अब आप कविता को बनाइए, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, क्या नीचे दी गई पंक्तियाँ को आगे बढ़ाते हुए एक कविता तैयार कीजिए। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। और क्या कर दिया गया, एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया, तो क्या हो सकता है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, इनको ऊंचा उड़ने दो, खुले गगन में बहने दो। अब यहाँ पर दो और दो, काटो बांधो एक जैसे आ रहा है ना, तो इसी तरीके से तुकांत शब्दों को मिलाकर आप भी कविता को बना सकते हो। रंग बिरंगे चाहों में नई दुनिया चुनने दो, हर दिल में आस जगाएं, हर मन में विश्वास उगाएं, इन नन्हे पंखों को जिस्म दो, साहस की बात सिखाएं, ठोकर से मत डरने दो, अंधेरों में भी चमकने दो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। ये इस तरीके से मैंने शब्दों को पिरोया हुआ है कि कविता के जैसे लग रहे हैं, तो आप भी आपको तुकांत शब्दों को जोड़कर एक कविता को बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, खोया पाया। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सपना कहीं खो गया है, उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें। आपको स्कूल प्रशासन को ये रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन के नाम और एक पत्र लिखिए, स्कूल प्रशासन के नाम एक पत्र लिखिए। ठीक है, क्या बताया गया कि मान लीजिए आपका कोई सपना कहीं खो गया, जैसे प्रति प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, स्कूल का पता, दिनांक और सपना, विषय क्या हो जाएगा, सपने के खो जाने की रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि कविता हमारी सपने पर है इसलिए ये दे दिया है विषय आप जैसे आप औपचारिक पत्र लिखते हो उस तरीके से आप इस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा प्रशासन के नाम एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। देखिए, सबसे पहले हम अभिवादन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया, महोदय सादर निवेदन है कि मैं आपके जो भी विद्यालय कक्षा है आप उसमें अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, छात्र या छात्रा हूँ मैं, फिर क्या लिखोगे, आपको सूचित करना चाहता या चाहती हूँ कि मेरा एक महत्वपूर्ण सपना कहीं खो गया है। अब यहाँ सपने की जगह आप कोई वस्तु सामान कुछ भी लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। पहले आप ये वाला करिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट है। यह सपना मेरे भविष्य के उद्देश्य और मेरी आशाओं का प्रतीक था। मैंने कई प्रयास किए परंतु वह सपना वापस नहीं मिला। मैं आपसे अनुरोध करता या करती हूँ कि इस संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन यानी कि मेरी सहायता की जाए। मैं यह भी आशा करता या करती हूँ कि मुझे पुनः अपने सपनों को प्राप्त करने और उन्हें साकार करने का अवसर मिलेगा। आपके सहयोग के लिए मैं आपका या आपकी सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद भवदीय। अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, फिर यहाँ पर संपर्क के लिए कोई भी विवरण डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये एक आपका पत्र हो जाएगा। आगे देखिए, अगला दिया है वाद विवाद। आपको क्या करना है, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का गतिविधि है आयोजन करना है, मतलब एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, डिबेट। ठीक है, इसके लिए विषय व्यक्ति को बांध सकते हो, उसकी कल्पनाओं और विचारों को नहीं। ये तो हमारा क्या हो गया, टॉपिक है। डिबेट का जो टॉपिक है वो क्या है कि आप किसी व्यक्ति को तो बांध सकते हो लेकिन उसकी कल्पना और विचारों को नहीं। अब आगे बताया गया, एक समूह के विषय पक्ष और दूसरा किस में बोलेगा, विपक्ष में। एक पक्ष में हो जाएगा, एक विपक्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि हमें पता है कि जब डिबेट होती है तो क्या होता है, एक तरफ होता है पक्ष और एक तरफ क्या होता है, विपक्ष। ठीक है, पहला समूह और दूसरा समूह कैसे बोलेंगे, कैसे से करेंगे। देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू है। टॉपिक क्या है हमारा, व्यक्ति को बांध सकते हो, उसकी सपनों को या कल्पनाओं को नहीं बांध सकते हो। पहला समूह इसके विपक्ष में बोल रहा है। पहला समूह किसमें बोल रहा है, विपक्ष में बोल रहा है। देखिए, व्यक्ति की कल्पनाओं और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि व्यक्ति की कल्पनाओं और विचारों पर नियंत्रण न रखा जाए तो वे समाज में अराजकता फैला सकते हैं। अनुशासनहीनता कल्पना व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाती है, जिससे व्यवहारिक जीवन में प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, डिबेट का मतलब है कि भले ही आप गलत बोल रहे हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो ना हो, इससे मतलब नहीं है। आपका जो बोलने का तरीका है, आपके हाव भाव है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से कि आप जो भी बोल रहे हो ऑडियंस उसे मानने के लिए मजबूर हो जाए, आप उनके अपने विचारों को उन तक सहमत कर पाएँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि वो अराजकता फैल जाए, यानी कि व्यक्ति के इतना भी आप ख्याली पुलाव ना पकाएं कि, तो जैसे आप जब बोल रहे हो है ना, वही सही लगना चाहिए।
अब दूसरा पक्ष जब बोलेगा तो वो बात सही लगना चाहिए। मतलब आप अपनी भाषा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति दें, तभी आप डिबेट को अच्छा और सफल बना सकते हो। अनियंत्रित विचार अपराध, हिंसा, गलत प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। ठीक है, इस तरीके के शब्दों को आपको लेना है और ये शब्द एकदम सटीक बैठते हैं। समाज में मर्यादा और नैतिकता बनाए रखने के लिए विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। हर कल्पना रचनात्मक नहीं होती है, कुछ कल्पनाएं विनाशकारी भी हो सकती हैं, इसलिए सीमाएं आवश्यक है। ये नहीं कि कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कुछ भी कल्पना में सोच रहे हो आप उसे पूरा करने, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। अगर है भी तो फिर वो समाज के लिए सही नहीं होंगी। इस तरीके से आप उसमें कोटेशन ऐड कर सकते हो और कुछ कविताएं, कुछ कहावतें जोड़कर अपनी बात को आप प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसको लिखने से ज़्यादा जरूरी है कि क्लास में से प्रस्तुति दें आप। दूसरा समूह जो कि पक्ष में, वो क्या बोलेगा, क्या कह सकते हैं वो, कि स्वतंत्र विचार और कल्पनाएं प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्वतंत्र सोच और कल्पना ही है। इन्हीं से नई खोजें और आविष्कार हुए। जैसे आज दुनिया में जितनी खोजें, यदि व्यक्ति स्वतंत्र ना होता, उसकी सोच इतनी कल्पनाओं में उड़ान ना होती, तो आज हम इतने सारे साधनों में नहीं जी रहे होते। यदि विचारों और कल्पनाओं पर बंधन न हो तो व्यक्ति रचनात्मक नहीं बन पाता है। स्वतंत्र सोच समाज में परिवर्तन और सुधार की प्रेरणा देती है। कल्पना ही व्यक्ति को असंभव से संभव करने की दिशा में अग्रसर करती है। जो समाज स्वतंत्र विचारों का सम्मान करता है वही निरंतर प्रगति करता है। तो इस तरीके से अपने विचारों को आप रख सकते हो। आगे देखिए, अभी हमने एक पत्र किया, फिर डिबेट की, अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है, अनुच्छेद लिखने को आपको। यानी एक ही टॉपिक पर 3 प्रकार की एक्टिविटी हैं। एक में आपको क्या बोला गया है कि पत्र लिखिए, ठीक है, ये आपके राइटिंग सेक्शन वाला, हिंदी का जो राइटिंग सेक्शन वाला होता है, एक आपका व्याकरण, एक आपकी पुस्तक और दूसरा आपका लेखन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें पत्र है, अनुच्छेद है, सूचना पत्र है, इस तरीके से। तो इसमें क्या दिया है कि वाद विवाद के अनुभवों को एक अनुच्छेद में लिखिए, मतलब जो भी है उसे अनुच्छेद के रूप में लिखिए, जो भी आपने किया। अभी देखेंगे, वाद विवाद गतिविधि का अनुभव हम सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद और रोचक रहा। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें यह समझ में आया कि कल्पना और विचार किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति, जिन्हें कोई बांध नहीं सकता। वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष दोनों समूहों ने तार्किक रूप से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इससे हमें तार्किक सोच, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति की कला विकसित करने का अवसर मिला। हमने यह भी सीखा कि दूसरों के विचारों को सुनना, उनका सम्मान करना कितना आवश्यक है। यदि यह गतिविधि न केवल हमारे ज्ञान को समृद्ध करने वाली है, बल्कि हमें स्वतंत्र और रचनात्मक सोच की दिशा में प्रेरित भी करती है। अनुच्छेद का मतलब होता है एक ही पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना है। आप यहाँ से कोटेशन शुरू कर सकते हो, ठीक है। इन सपनों की गति न बांधो, इन सपनों के पंख न काटो। मान लीजिए आप इसी पंक्ति को डाल दो, या फिर आप यहाँ पर भी एक कोटेशन बना सकते हो और उसके बाद पूरा का पूरा जो भी आपको कंटेंट लिखना है, कह सकते हो कि गागर में सागर भरना, ठीक है। सागर भरना, इसका मतलब क्या है, कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को रखना और पैराग्राफ कहीं पर भी आपको चेंज नहीं करना है। आगे देखिए, अगला दिया है प्रश्न हमारे सामने है, देखना, सुनना, समझना। धूम गगन में मंडराता है, सुगंध का अनुभव सूंघ कर किया जाता है। धुएं को देखा जा सकता है, वायु का अनुभव स्पर्श द्वारा किया जा सकता है और अनुभवों को बोलकर भी कहा या बताया जा सकता है, जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो। जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें निम्नलिखित स्थितियों का अनुभव कैसे करवा सकते हैं। जैसे पहला दिया है वर्षा की बूंदों का, धुएं के उड़ने का और खेल के रोमांच का। यानी कि जो व्यक्ति दिव्यांग है, देख नहीं पा रहा है, देखने में अक्षम है, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे, ये 3 टॉपिक आपको दिए गए। पहला दे दिया गया है वर्षा की बूंदों का अनुभव कैसे कराएंगे उस व्यक्ति को जो देख नहीं पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, बारिश की बूंदों को उनके हाथों या चेहरे पर छूने दूंगी, बारिश की आवाज़ सुनाऊंगा, जैसे छत पर टप टप की ध्वनि। मैं बोलकर बतलाऊंगा कि बारिश कैसे ठंडी और ताज़ी लगती है, जैसे बूंदें छोटी छोटी और ठंडी हैं, जैसा पानी से छोटे छोटे मोती हैं, उस तरीके से आप उन्हें बोल भी रहे हो, उनको कह भी रहे हो, उनको एहसास भी करा रहे हो, इस तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ देख ही तो नहीं सकते, बाकी चीज़ तो अनुभव कर सकते हैं ना। आगे देखिए, धुएं के उड़ने का अनुभव, मैं उन्हें धुएं की गंध सूंघने दूंगा। अब मान लीजिए, अब दिमाग लगाइए, तो क्या कर सकते हो, आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन धुएं की भी एक स्मेल होती है, आप उनसे कहोगे इसे सूंघो, तो सूंघने से आपको लगे कुछ डिफरेंट स्मेल आ रही है, या फिर अगरबत्ती या लकड़ी जलने की गंध, उनमें अंतर होगा, तो इससे पता चल जाएगा हाँ कि किसी की खुशबू आ रही है, मतलब कुछ जल रहा है। हवा में धुएं की हल्की गर्मी को उनके हाथों में छूने देना, कहीं पर थोड़ी आग जल रही, धुआं है, उसके आगे हाथ को टच मतलब ले जाना, उससे उन्हें गर्माहट फील हो। मैं बताऊंगा कि धुआं हल्का और हवा में ऊपर उठने लगता है, जैसे कोई बादल बनते हैं। आगे खेल के रोमांच का अनुभव कैसे कराएंगे, मैं उन्हें खेल की आवाज़ें सुनाऊंगा, जैसे दर्शकों की तालियों की, खिलाड़ियों की
चीख पुकार की। खेल के दौरान हवा में गेंद की गति को छूने दूंगा, जैसे फुटबॉल को हल्के से छूना। मैं बोलकर बताऊंगा कि गेंद तेजी से जा रही है और सभी जोरदार तरीके से चिल्ला रहे हैं या फिर तालियां बजा रहे हैं। तो इस तरीके से हम 3 एक्टिविटी आपको दी गई हैं। आप इसे अगर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट करेंगे क्लास में, मान लीजिए कि एक बच्चा जो अपनी आंखें बंद करके और ये एक्टिविटी करे, दूसरा व्यक्ति उसे कराए, इसी प्रकार से तीसरा अनुभव, चौथा अनुभव, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है, मूक अभिनय द्वारा कविता का भाव। अभी हमने देखा था कि जो देख नहीं सकता उसके लिए, अभी मूक का मतलब होता है, पहले तो हमें मूक का विलोम पता होना चाहिए। मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, उसका हो जाएगा वाचाल। ये इसका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द है। विद्यार्थियों के बराबर बराबर की संख्या में 2 टीमें बनाएं। दलों के नाम रखें, एक का नाम है कल्पना, दूसरे का नाम है आकांक्षा। कल्पना दल के एक प्रतिभागी आगे आएं और मूक अभिनय मतलब केवल बॉडी लैंग्वेज से हाव भाव, आँखों के, हाथों के मूवमेंट करें, ना कि बोलें, बोलना मना है, के माध्यम से इस कविता को किसी भी पंक्ति का एक भाव, जैसे आप बोलते हो ना कि एक आप एक्टिविटी करते हो, किसी डमसराज खेलते हो ना, उस तरीके से कि आपने एक्टिंग की, अब आप बताओ कि ये कविता क्या मतलब ये किस तरीके की एक्टिंग कर रही, क्या कहना चाह रहे। उसी प्रकार से आकांक्षा दल के प्रतिभागियों, अगर उसकी बाकी टीम, जैसे 2 टीमें बनाई ना, अगर मान लो यहाँ पर एक कविता की इन सपनों के पंख न काटो, तो आप पक्षी हाथों से उड़ा के एक पंख को काट कर, है ना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बनाया हुआ है पंख, इस पंख को काट कर बता रहे हो और आपकी टीम ने बता दिया तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से दूसरी टीम का एक आएगा। तो एक एक्टिविटी है, फिर से एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको बोलना नहीं है, केवल एक्टिविटी हाथों से करनी है, ठीक है, फेस से करनी है, इशारे से करनी है। इशारे से करके आपकी टीम बता दे आंसर तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है, अग्नि सदा धरती पर जलती धूम गगन में मंडराता है, यानी कि आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं अचानक आ जाती हैं। सही जानकारी से आपदाओं की स्थिति से बचाव संभव हो जाता है। कक्षा में अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए कि आप क्या क्या करेंगे यदि अचानक से इस तरीके की कोई आपदा आ जाए, आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तब क्या करेंगे, या आग लग जाए। अचानक से अगर आग लग जाए तो मैं तुरंत नज़दीकी निकास द्वारा मतलब बाहर जाने की कोशिश करूँगा। निकास का अर्थ है निकलने की। जैसे मान लीजिए घर में कहीं ना गेट का है, फटाक से आपको गेट से बाहर निकलना है पहले तो, क्योंकि वहाँ अगर धुआं भर गया तो फिर आप दम घुट के मर सकते हो। इसलिए पहले में क्या करना है, भागना है वहाँ से, नीचे झुककर चलें ताकि धुआं सांस में ना जा सके। कोई गीला कपड़ा मुंह पर रखें, चिल्लाकर दूसरों को सावधान करें और शिक्षकों की मदद भी लें। अग्निशामक यंत्र, फायर जो एंगस होते ना, अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करें अगर आप जानते हैं तो। एक सिलेंडर होता है, उसमें यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, उससे क्या होता है कि यहाँ से उससे गैस जैसी निकलती है, जिससे क्या होता है कि उसमें रेत जैसा भरा होता है, ठीक है, आग को बुझाने के काम आता है। अगर बाढ़ आ जाए तब क्या करेंगे, ऊंचे स्थान पर चलें, क्योंकि निचले स्थानों पर क्या होती है, बाढ़ आती है। छत पर जाएं, पहाड़ी पर जाएं, कुछ बिजली के उपकरण को दूर रखें क्योंकि पानी में करंट आके लोग मर सकते हैं। जरूरी सामान, खाने पीना उसको अपने साथ रखें। रेडियो और फ़ोन के समाचार पर सुनते रहें कि पानी और कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या स्थिति हो सकती, बदलाव कितना हो सकता है। बाढ़ के पानी में ना चले क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है खतरा, खतरनाक भी हो सकता है, पता ही नहीं है कि उसमें क्या है, अंदर पानी में गड्ढे हैं या कोई सामान है, कोई नुकीली चीज़ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। इसलिए पानी अचानक कितना बढ़ सकता है ये भी नहीं पता, इसलिए वो खतरनाक है, तो आपको वहाँ पर नहीं चलना है। भूकंप आ जाए तब क्या करें, तुरंत मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। जैसा कि आप देखते हो ना कि स्कूलों में ड्रिल कराया जाता है ना, कभी भूकंप का, कभी बाढ़ का, कभी आग का। तो ड्रिल के माध्यम से हम इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके जब आपदा आए तो अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे भूकंप आए तुरंत सिर को हाथों से ढक लें, मतलब क्योंकि सिर में अगर चोट लगती है तो इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए या तो जो आपके मकान के जो रूम होता है, अगर आप निकल नहीं सकते, बाहर भाग नहीं सकते हो, तो जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, रूम के यहाँ पर भी बचा सकते हो। किसी हैवी टेबल वगैरह के नीचे आप अपने आप को छुपा सकते हो। खिड़की और भारी सामान से दूर रहें, यहाँ कोई कुछ सामान रखा हुआ आपके ऊपर गिर ना जाए। भूकंप रुकने तक बाहर ना निकलें। अगर ओपन एरिया है तब तो आप बाहर चले जाएं, लेकिन आसपास बिल्डिंगें हैं और कुछ और है तब आपको नहीं निकलना है, क्योंकि वो कुछ भी आपके ऊपर गिर सकता है। खुले मैदान में जाएं अगर इमारत से बाहर निकलना सुरक्षित हो। अगर निकल सकते, भगदड़ करके ये नहीं कि आप भाग लिए, बस निकलना है, देखा नहीं कि बाहर और ज़्यादा खतरा है, उस स्थिति में मतलब कैसे भी करके आपको सुरक्षित रखना है, जो आसान और सही तरीके से पहले हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि मैं आपदा के समय क्या करूँगा या क्या करूँगी। एक सूची बनाकर चित्र आधारित योजना बनाइए। सूची आधारित योजना क्या होगी, शांत रहें, घबराएं नहीं। सबसे पहले तो घबराहट में काम खराब हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले शांति बनाए रखें। अपने परिवार के सदस्यों को एकत्र करें। सबसे पहले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखें।
जो अपाहिज हैं, जो छोटे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको निकालें, क्योंकि वो नहीं निकल पाएंगे। आप अगर स्वस्थ हैं और यंग हैं तो आप तो निकल जाएंगे, पर आपका दायित्व क्या बनता है कि अपने परिवार के बाकी सदस्यों का भी ध्यान रखें, देखें कि कोई अंदर तो नहीं छूट गया है। प्राथमिक चिकित्सा जैसे पेटी, जरूरी दवाएं, पानी, भोजन आदि की व्यवस्था रखें। फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए। बिजली, गैस या किसी अन्य उपकरण को बंद कर दें। जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र आदि स्थान पर, मतलब जो कि नकदी, मतलब पैसे वगैरह जो भी है उनको थोड़ा सा निकाल लें, कैश वगैरह जितना आप निकाल सकते हो जल्दबाजी में, क्योंकि वो आपके काम आएगा। जरूरी होगा तो सुरक्षित स्थान पर, खुले मैदान या कहीं पर जो शिविर वगैरह होती है वहाँ अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हो। प्रशासन या पुलिस की सहायता लें। आसपास के लोगों की सहायता करें। मोबाइल, रेडियो के माध्यम से जानकारी एकत्र करते रहें कि अब क्या होने वाला है या क्या हो गया, कैसे बचा जा सकता है। अगली यहाँ पर दिया है कि संकेतात्मक चित्र योजना कैसे, वो तो हमने लिख दिया। ये क्या है, शांत रहें। परिवार को एकत्र करने का चित्र है। प्राथमिक उपचार का प्रबंध है। पानी, भोजन का इंतजाम है। ये चित्र किसका है, बिजली, गैस बंद करने का है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान को इकट्ठा करने के लिए। सुरक्षित स्थान पर शरण लें। फिर सूचना प्राप्त करें, दूसरों की सहायता करें। तो ये तो हमने चित्रों के माध्यम से देखा और उससे पहले हमने वैसे पैराग्राफ फॉर्म में देख लिया था। आगे देखिए, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यानी कि हमारे देश में हजारों वर्षों से अनगिनत शिल्प का मतलब होता है कि जो व्यक्ति हाथ से कारीगरी करते हैं उसको शिल्प में रखा जाता है। उनमें से कुछ के बारे में आप पहले से जानते हैं। इनके बारे में कक्षा में चर्चा करें अपने समूह के साथ मिलकर। इस तरीके से आपको जैसे दर्जी हैं, बढ़ई हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, इस तरीके के सभी क्या कहलाएंगे, शिल्पकार कहलाएंगे। तो देखिए एक एक्टिविटी है जहाँ पर बताया, जैसे कास्ट शिल्प। कास्ट मीन्स होता है लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी। तो लकड़ी की वस्तुएं, खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाने का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। मृत्तिका शिल्प का मतलब क्या होता है, मृत्तिका मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्तियाँ, सजावटी चीज़ों को बनाना। उसी प्रकार से धातु शिल्प क्या होता है, धातु में क्या आएगा, तांबा, पीतल, लोहा, इस तरीके की चीज़ें सब इसमें आ जाएंगी। आगे है कांच। तो कांच हम सब जानते हैं कि कांच के झूमर बनाते हैं, जो घर में सजावटी सामान बनाए जाते हैं। रंगीन या खिड़कियों पर कांच लगाया जाता है। वस्त्र शिल्प यानी कि जो टेलर होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़ों पर कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, छपाई करते हैं और इस तरीके से सिलाई भी करते हैं। तो ये हो जाएगा एक तरीके, जैसे वो आपने देखा कि ऐसे उस पर कपड़े को तान लेते हैं, फिर यहाँ पर कढ़ाई वगैरह करते हैं, छपाई कर सकते हैं। कागज शिल्प क्या होते हैं, कागज़ों से खिलौने, सजावटी, लिफाफे, जैसे आप बर्थडे पर लेके आते हो ना कागज़ से बनी हुई, है ना, तो ये सारी चीज़ें। पत्थर शिल्प में क्या हो जाएगा, पत्थर पर नक्काशी वगैरह करना, संगमरमर, पत्थरों की मूर्तियाँ बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि। चमड़े में क्या हो जाएगा, तो जैसे चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग, इन सब का उपयोग करना। बांस और बेंत शिल्प में क्या हो जाएगा, इसमें क्या करा जाएगा, बांस और बेंत की टोकरियाँ, कुर्सी, चटाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से मोती और आभूषण से क्या बनेंगे भाई, मोती से क्या बनेगा, गले का नेकलेस, ईयरिंग्स, झुमके, कुछ भी बनाया जा सकता है। गहने। लाख शिल्प, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, तो लाख की चूड़ियाँ, खिलौने, डिब्बे, सजावटी सामान। इसी प्रकार से शीशा शिल्प में क्या है, इसमें कपड़ों की सजावटी वस्तुओं के शीशे का जोड़, जैसे होता है ना, शीशे लगा लगा के उसमें कढ़ाई करना, यह है चित्रकला में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नक्काशी में क्या आ जाएगा आपके, लकड़ी, पत्थर, धातुएं। जैसे अक्षरधाम मंदिर पे बहुत सारे पत्थर पर नक्काशी की गई है, तो ये नक्काशी शिल्प, यानी कि पत्थर पर ही डिजाइन बनाना, इसको कहलाते हैं नक्काशी। या आप प्रेम मंदिर जो कि मथुरा में है, वृंदावन में, ऐसे बहुत जगह आप देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़ी किसी स्थान या कार्यशाला का भ्रमण करें। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ताजमहल है, अक्षरधाम मंदिर है, या फिर आपका प्रेम मंदिर है। ऐसे बहुत जगह जहाँ पर ये नक्काशी आपको दिख जाए, आप उसको आपने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं जहाँ पर चित्र बने हैं, ऐसे पत्थर पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसको बोला जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय में कहीं जा सकते हो, किसी वेबसाइट पर आप देख सकते हो। तो हस्तशिल्प कार्यशाला की रिपोर्ट, मैंने अपने परिवार के साथ पास के एक हस्तशिल्प कार्यशाला का भ्रमण किया है, जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। यह कार्यशाला बहुत सुंदर थी। वहाँ कारीगर मिट्टी के चाक पर घुमाकर बर्तन, दिए, मूर्तियाँ बना रहे थे। मैंने देखा कि मिट्टी को गीला करके उसे, मतलब आपने जो भी देखा, ये मैंने एक कुम्हार का लिखा हुआ है। आप किसी बढ़ई के पास जा सकते हो, किसी जो कपड़े की डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं वहाँ जा सकते हो, छपाई चल रही, कोई आप कांच के सेरेमिक बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, वहाँ जा सकते हो। जो भी आसपास कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ हाथ से किसी धातु से, लकड़ी से, चांदी से, मतलब कांच की चूड़ियाँ बनाना, वहाँ पर जाके आप सर्वे कर सकते हो। और उस दौरान आपने क्या देखा, कैसे बना रहे थे, वो अनुभव आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय। मैंने राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय की वेबसाइट देखी, मुझे मधुबनी चित्रकला सबसे अच्छी लगी। यह चित्र रंग बिरंगे बहुत सुंदर है, जिसमें प्रकृति, जानवर, गांव की जिंदगी को दिखाया जाता है। मुझे एक चित्र में सूरज, पक्षी का डिजाइन बहुत पसंद आया, क्योंकि ये रंगों से भरा भरा था। देखकर बहुत खुशी हुई। मधुबनी कला बिहार की है और इसे बनाने में मेहनत लगती है। यह कला हमारी संस्कृति को दिखाती है। मुझे इस पर बहुत गर्व महसूस होता है या हुआ। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको सर्वे करने के लिए बोला गया। सर्वे के दौरान आपने कैसा फील किया है, उस अनुभव को आपको लिखना है। आगे देखेंगे झरोखे से। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अभी आपने जो कविता पढ़ी उसे लिखा है महादेव वर्मा जी ने। अब पढ़िए कि इन्हीं के द्वारा लिखी एक कहानी है गिल्लू कहानी। मैं आपको इसको बता दूं, गिल्लू मतलब एक गिलहरी है। महादेव वर्मा का एक मेरा परिवार करके है संस्मरण। बहुत संस्मरण इनको बहुत ज़्यादा पसंद है लिखना और रेखा चित्र। महादेव वर्मा को इसमें महारत हासिल है। इन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं और बहुत सारे रेखा चित्र लिखे हैं। तो संस्मरण में इन्होंने अपने रियल लाइफ में यानी कि अपनी वास्तविक जीवन में बहुत सारे पशु पक्षियों को पाला है। कभी मोर को पाला, कभी गिलहरी को पाला, कभी गाय के बच्चे गौरा को पाला गाय। तो यहाँ पर एक गिल्लू नाम का जो यानी कि एक गिलहरी है, उस गिलहरी के बारे में वही एक ऐसा इनका एक पशु पक्षी में से ऐसा जीव था जो उनकी थाली में जाके खाना खा लेता था। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से उसे बैठना सिखाया। उसको काजू खाना बहुत पसंद था। मतलब उसकी एक्टिविटी है, रियल की कहानी है। आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हो, एनिमेशन की तरफ बहुत अच्छी कहानी है, या लाइब्रेरी से बुक लेकर आप इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर वही है कि अब पहले तो आपको बताया गया था कि आपको वो कहानी पढ़नी है, फिर वो कहानी आपने उसको संक्षेप में लिखना है कि आपने उस कहानी में क्या क्या पढ़ा। मैंने पुस्तकालय से गिल्लू कहानी पढ़ी। गिल्लू मतलब एक गिलहरी है, उस पर वो कहानी है। महादेव वर्मा को एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा मिला था। वो क्या उन्होंने किया, उस बच्चे को उठा के अपने पास ले आए और देखा कि वो मर रहा था। तो उन्होंने रुई है होती है कॉटन से क्या किया, बत्ती जैसी बनाकर उसको बहुत मुश्किल से दूध पिलाया। मुश्किल से उसको 24 घंटे में 2 बूंद दूध ही उसके मुंह में जा सका, लेकिन धीरे धीरे उनके कठिन प्रयास से वह जल्द ही दूध पीने लगा और स्वस्थ हो गया, थोड़ा बड़ा होने लगा। उसके बाद उसकी शैतानियाँ शुरू हो गई। फिर वह कभी उनकी थाली के पास, कभी बिस्तर के पास बाहर जाता, फिर उछल के अंदर आता और ऐसे करते करते काजू खाना उसे बहुत पसंद था। वह उनका इंतजार करता था। एक बार महादेवी जी बीमार पड़ गई तो वह उनके बिस्तर के पास ही रहा, ना खेलने जाता था ना ही खाने जाता था। उन्होंने क्यों लिखा पशु पक्षियों पर? क्यों लिखा? क्योंकि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं, इमोशंस होते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है गिल्लू और गौरा। आप दोनों कहानियों को यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हो, देख सकते हो, और अगर आपके पास बुक है लाइब्रेरी वगैरह में या आपके पास, तो उसे वहाँ से पढ़ सकते हो। एक है गौरा, दूसरी है गिल्लू। अब यहाँ पर ये लिंक दिए हैं जिनके माध्यम से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये महादेव वर्मा की है, यहाँ पर दिया ना, बहुत सुंदर है। तो आप इसे एक बार ज़रूर सुनना, बहुत अच्छी है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है? अब तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं कितने समझ में आ रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।